नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत रांका और इस वीडियो में हम लोग जीएसटी रिटर्न फाइलिंग रिलेटेड एक स्कीम जिसे हम कहते हैं क्वार्टरली क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में गवर्नमेंट ने कुछ देर पहले रिलैक्सेशन देते हुए इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि अगर हम लोग पूरी डिटेल में देखेंगे बाद में हमें लगेगा कि ये थोड़ी सी स्कीम फॉल्टी भी है। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, कुछ हद तक हमें जीएसटीआर 3B की लेट फीस से वगैरह इसमें राहत मिल जाती है। तो सबसे पहले हम लोग इस स्कीम के बारे में जानेंगे वन बाय वन। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो स्कीम है वो रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए होने वाली है, जो टैक्स पेयर्स हमारे जीएसटी में रेगुलर स्कीम में है। तो यहाँ पे ये रेगुलर टैक्स पेयर तो क्या है, आपको पता ही होगा कि जीएसटी में दो तरीके के रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक तो रेगुलर रिजीम में रजिस्ट्रेशन होते हैं और एक कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए ये रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म नहीं है, ये सिर्फ रेगुलर रिटर्न फाइलिंग वालों के लिए ये मैकेनिज्म है, जिसे हम कहते हैं क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम। आपको बहुत हद तक तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि रिटर्न्स इसमें क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करने होंगे, जो कि हम लोग एट प्रेजेंट मंथली बेसिस पे कर रहे हैं। लेकिन जो टैक्स लायबिलिटी आती है उसको मंथली बेसिस पे पेमेंट करनी होगी इंस्टेड ऑफ क्वार्टरली बेसिस पे। तो बेसिकली तो ऐसे तो देखा जाए तो कुछ ज़्यादा हद तक इसमें रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इस स्कीम को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं आगे वन बाय वन। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि कौन कौन इस स्कीम में जा सकते हो, मतलब कौन कौन इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपका प्रीवियस ईयर में लास्ट ईयर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे, मतलब आपका जो सेल से अमाउंट आया हुआ है या फिर सर्विसेज से जो अमाउंट आया हुआ है, वो अमाउंट अगर 5 करोड़ से नीचे है तो उस केस में आप इस स्कीम में जा सकते हो, अगर लास्ट ईयर का आपका टर्नओवर ठीक है। उसके बाद अभी एट प्रेजेंट जो रेगुलर स्कीम में रेगुलर टैक्स पेयर क्या होता था, मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करता था और मंथली जीएसटीआर 3B फाइल करता था। ठीक है, जीएसटीआर 1 फाइल करने की यहाँ पे लास्ट डेट है 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ रेगुलरली लास्ट डेट होती है। तो यहाँ पे उस रेगुलर स्कीम वाले टैक्स पेयर को दो दो रिटर्न्स हर महीने के लिए भरने होते थे, और लगभग अगर हम लोग 12 महीने के लिए कर दे तो 24 रिटर्न्स यहाँ पे हो जाते थे। एनुअल रिटर्न वगैरह मिला के ये 25 रिटर्न्स हो जाते थे। तो इसको घटाकर गवर्नमेंट ने कम करने के लिए क्या किया कि ये जो जीएसटीआर 1 है और जीएसटीआर 3B है, अगर आप इस स्कीम में जाओगे तो आप 3 मंथ्स में एक बार इसको फाइल कर सकते हो। आपको क्या है, ये क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। लेकिन अभी आपको पता है कि बहुत सारे डीलर्स क्या करते हैं, अगर आपने जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स वगैरह बेचे हैं, तो अगर आप जीएसटीआर 1 विद इन 11 नहीं फाइल करते हो तो उनके ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटीआर 2B में वो शो नहीं होगा, इसीलिए वो आपका टैक्स का पेमेंट वगैरह रिलीज नहीं करेगा। तो इस दिक्कत को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ जीएसटीआर 1 वो लेके आए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इसे आईएफएफ को हम लोग कहते हैं, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो इस इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपके B2B ट्रांजैक्शंस है उनको आप रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, जब भी हम लोग हमारे B2B ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, उसकी टाइम लिमिट हमें दे दी है नेक्स्ट मंथ के 13th के अंदर अंदर। आपको नेक्स्ट मंथ के 13th के अंदर अंदर उस आईएफएफ को फाइल करना है। अगर आईएफएफ को नहीं फाइल किया तो वो आपका आईएफएफ लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप फिर नेक्स्ट मंथ ही उसको फाइल कर पाओगे, जब तक आप नहीं फाइल कर पाओगे। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट आईएफएफ के बदले जीएसटीआर 1 को ही मंथली मैंडेटरी कर देता और इसकी टाइम लिमिट थोड़ी बढ़ा देता तो ये अच्छा हो जाता। अभी आईएफएफ में आप देखो सिर्फ B2B के ट्रांजैक्शंस हम लोग
डाल सकते हैं, B2C के ट्रांजैक्शंस नहीं डाल सकते। तो इसको वापस ये हमारा क्या होता है, क्वार्टरली बेसिस पे रिकंसिलिएशन इशू हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर से यहाँ पे समझाता हूँ। मान लीजिए आपका अप्रैल मंथ में B2B के सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन है, आपने 2 GST वाले पर्सन को ट्रांजैक्शंस किए, उनके साथ उनको बिल दिया, और बाकी के सब आपके B2C ट्रांजैक्शन है, मतलब कस्टमर्स के है। तो सिर्फ आप ये 2 ट्रांजैक्शंस को ही इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डाल सकते हो, ये जो B2C के ट्रांजैक्शन है इनको नहीं डाल सकते हो। तो आपको क्या है, फिर क्वार्टरली बेसिस पे एक रिकंसिलिएशन बना के फिर आपको क्या है GSTR1 को प्रॉपरली देख के फाइल करना होगा। और ये एक और बात क्या है, जब भी हम लोग IFF को फाइल करते हैं, ये जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को हम लोग फाइल करते हैं, तो इसके बेसिस पे ये जो सारी डिटेल है हमारी GSTR1 जो हम लोग क्वार्टरली फाइल करने वाले हैं उसमें नहीं शो होता है। हमें वहां पे इन सारी जो IFF में हमने डिटेल्स भरी है उसको छोड़ के इसके अलावा जो बाकी डिटेल्स बचती है उनको ही वहां पे डाल के फाइल करना होता है। तो यहाँ पे ये क्या स्कीम हो जाती है, टोटली फॉल्टी स्कीम हो जाती है। इसके बदले अगर उन्होंने GSTR1 को सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया होता मंथली बेसिस पे, तो इनपुट टैक्स के रिलेटेड ये जो इश्यूज आ रहे हैं वो काफी हद तक कम हो जाते थे। अभी यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं GSTR3B। लेकिन उसके पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, अगर आपके 2-3 B2B के ट्रांजैक्शंस है और आपके जो आगे वाले रिसिपिएंट है आपसे अगर फोर्स नहीं करते हैं, तो आप ये IFF भी नहीं फाइल कर सकते हो। IFF फाइल करना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आपको ये डायरेक्टली GSTR1 क्वार्टरली बेसिस पे जब हम आप लोग फाइल करोगे तो चल जाएगा। IFF मंथली फाइल करना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शनल है। अगर आप अपने B2B के ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना चाहो तो आप IFF को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद आती है GSTR3B फाइलिंग। तो यहाँ पे GSTR3B फाइलिंग को क्या है, इन्होंने क्वार्टरली कर दिया है। लेकिन ये GSTR3B फाइलिंग क्वार्टरली कर देने से क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने इसमें क्या प्रॉब्लम रखा है कि जो आपको टैक्स लायबिलिटी आएगी उस टैक्स लायबिलिटी को क्या है आपको मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करना है। मतलब आपका टोटल मंथली आउटपुट टैक्स कितना हुआ, मंथली इनपुट टैक्स कितना हुआ, और आपकी नेट टैक्स कितनी आ रही है पेएबल, उसको आपको कैलकुलेट करना है मंथली बेसिस पे, नॉट क्वार्टरली बेसिस पे। और 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ के पहले पहले आपको इसको गवर्नमेंट को पे कर देना है। तो अभी बोलो, जितना काम हमें पहले लगता था GSTR3B फाइलिंग के लिए, GSTR1 फाइलिंग के लिए, उतना का उतना ही काम कर दिया इन्होंने। रिलैक्सेशन क्या दिया, अभी देखिए GSTR1 के बजाय IFF दे दिया है। GSTR1 फाइल करने में और IFF फाइल करने में लगभग सेम ही टाइम लगता है, आप ये ध्यान में रखिएगा। GSTR3B के बदले में इन्होंने क्या कर दिया है, टैक्स डिपॉजिट कर दो। तो अगर हम लोगों के पास टैक्स डिपॉजिट करने के लिए जो भी डाटा चाहिए वो अगर रेडी है तो 3B फाइल करने में कितनी ही तो देर लगती है। तो यहाँ पे ये स्कीम टोटली फॉल्टी स्कीम ही है। लेकिन फिर भी क्या करें, अभी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है तो इसके रिलेटेड हम लोग बात भी कर देते हैं। तो यहाँ पे 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ के पहले पहले आपको क्या है, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है अगर बैंक अकाउंट से तो भर देनी है। वरना आप सिंपल में क्या कर सकते हो कि 3 मंथ्स में एक बार अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है तो रेगुलरली आप जैसे GSTR3B फाइल कर देते वैसे ही फाइल करोगे। तो इसमें एडवांटेज क्या है, बस एडवांटेज यही है कि जब हम GSTR3B को लेट से फाइल करते थे पहले तो बहुत ही हमारी हेफ्टी लेट फीस थी, पर डे 50 रुपीज के हिसाब से यहाँ पे लेट फीस आती थी। तो अब मंथली मंथली वो लेट फीस कैलकुलेट होने वाली थी। मान लीजिए अगर आपने 3 महीने का रिटर्न्स लेट कर दिया तो पहले उस क्वार्टर के तीनों ही महीने, मान लीजिए अप्रैल मई जून 3 महीने हैं, आपने क्या कर दिया, तीनों महीने का रिटर्न्स यहाँ पे लेट से फाइल किया तो आपको अप्रैल का भी लेट फीस आता था, मई का भी लेट फीस आता था, जून का भी लेट फीस आता था। लेकिन अगर आप QRMP स्कीम में हो तो इन तीनों महीने के लिए आपको सिर्फ एक ही GSTR3B फाइल करना है। तो आपको क्या होगा कि लेट फीस सिर्फ एक ही रिटर्न की आएगी और ना कि 3 महीने की आएगी। तो यहाँ पे आपको लेट फीस में काफी हद तक राहत मिलने वाली है। अब बाकी अगर आपका टैक्स लायबिलिटी वगैरह है, आपने डिस्चार्ज नहीं किया तो इंटरेस्ट तो आने वाली ही है ही।
लेकिन उसके साथ साथ आपको रिलैक्सेशन क्या मिल जाती है कि अगर आपका 3 महीने का रिटर्न पेंडिंग था किसी क्वार्टर का, तो आपको 3 महीने की जगह सिर्फ एक ही क्वार्टर का आपको क्या है लेट फीस यहाँ पे लगने वाला है। और ये स्कीम किनके लिए सबसे बढ़िया होगी, जो बिल्कुल ही B2C ट्रांजैक्शंस करते हैं। मान लीजिए बहुत से मेडिकल शॉप्स वगैरह है या फिर किराना शॉप्स वगैरह है, तो इनका क्या होता है, ज्यादातर ट्रांजैक्शंस B2C ट्रांजैक्शंस ही होते हैं, B2B ट्रांजैक्शंस इनके बहुत ही कम होते हैं। तो इन दैट केस ये लोग क्या कर सकते हैं, QRMP स्कीम में जा सकते हैं, जिनसे इनको क्या होगा कि GSTR 3 भी क्वार्टरली बेसिस पे ये लोग फाइल कर पाएंगे, GSTR 1 भी क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर पाएंगे। इनको यहाँ पे IFF फाइल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको किसी भी प्रकार के B2B ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे, और इनके जो भी रेसिपिएंट्स वगैरह है वो इनको फोर्स भी नहीं करेंगे कि आप अपना IFF या फिर GSTR 1 फाइल करो, ताकि हमें GSTR 2A में या फिर GSTR 2B में हमारे इनवॉइसेस जो आपसे हमने लिए है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये इस तरीके से दो ही केसेस में, जब भी आपके ट्रांजैक्शंस B2C के ज्यादा है और आप लेट फीस से बचने के लिए इसको इस स्कीम में ऑप्ट कर सकते हो। बाकी इस स्कीम में कुछ ऐसा एडवांटेज नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।